हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दर्पण और लेंस के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस टाइप के प्रश्न होते हैं कि अवतल दर्पण के सम्मुख या फिर उत्तल दर्पण के सम्मुख कोई वस्तु अनंत पर रखी जाती है, वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, ध्रुव पर रखी जाती है या फिर उन दोनों के बीच में रखी जाती है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। इस टाइप का एक प्रश्न आता है और एक जनरली क्वेश्चंस होते हैं जो कि लेंस और दर्पण से पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग इसी पर फोकस करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आप लोगों में से किसी ने कमेंट्स किया था इस टॉपिक को लेकर के, तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमेशा की तरह बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को समझना होगा पिक्चर्स के थ्रू। तो मैं आपको सबसे पहले पिक्चर्स दिखाऊंगा, समझाऊंगा, उसके बाद आप इस क्वेश्चंस को खुद से करिएगा, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है। क्वेश्चंस वही है, कह रहा है कि अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज है तो आप कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, वरना चलिए सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब उनका किस टाइप का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। देखिए, यहाँ से दो चीज़ आप क्लियर कर लो कि अगर वस्तु को अनंत पर रखें तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और अगर वस्तु को फोकस पर रखें तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर अनंत पर रखा जाएगा तो फोकस पर बनेगा, और अगर हम फोकस पर रखेंगे तो ये अनंत पर बनेगा। तो बस यही चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है। तो चलिए हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पिक्चर्स में आपको समझाया गया है कि ये तो आपका अवतल दर्पण हो गया, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस दूरी, और यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है। वस्तु को हम लोग अनंत पर रख रहे हैं, डॉट 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 लाइन से दिखाया गया, इसका मतलब कि वस्तु को अनंत पर रखा जा रहा है। जब वस्तु अनंत पर रखा गया, ए बी मतलब वस्तु यहाँ पे क्लियर है कि वस्तु अनंत पर है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर, फोकस पर बनता है। देखिए, यहाँ से ये गया, ये टकराया, यहाँ पे टकराया, प्रतिबिंब कहाँ पर निर्मित हुआ, तो फोकस पर निर्मित हुआ। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि वस्तु को अनंत पर रखें तो फोकस पर बनेगा, और फोकस पर रखेंगे तो अनंत पे बनेगा। राइट। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये बनेगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर हो, वक्रता केंद्र से दूर हो, तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो देखिए, फिर से हम वही चीज़ देखते हैं। ये फोकस, ये आपका ये पोल हो गया यानी ध्रुव, और ये फोकस हो गया, और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र से दूर हमने इस वस्तु को यहाँ पर रखा। ठीक है, वस्तु यहाँ पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब का निर्माण देखिए कहाँ पर हो रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। तब यहाँ पे कहेंगे कि प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ये बनता है। मतलब जो प्रतिबिंब होगा छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र से कुछ दूर पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में। यही चीज़ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके। तो बस आप एक बार ध्यान से समझिए, उसके बाद ये क्लियर होगा। अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा होता है। जब वक्रता केंद्र पर रहेगा तो प्रतिबिंब भी आपका वक्रता केंद्र पर ही बनता है। देखिए, ये आपका हो गया फिर से वही पोल, फोकस और वक्रता केंद्र, और वस्तु को अब हमने वक्रता केंद्र पर रखा। पहले क्या था, अनंत पर रखा गया था, तो ये बन रहा था आपका फोकस पर, यहाँ पर बन रहा था। अब हम इसको थोड़ा सा अंदर लाए थे, यानी वक्रता केंद्र से थोड़ा सा अंदर लाए थे, तो इसका निर्माण कहाँ पर हो रहा था, बीच में हो रहा था, दोनों के बीच में हो रहा था। ठीक है, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में हो रहा था। अब इसको हम लोग वक्रता केंद्र पर ला दिए तो प्रतिबिंब भी इसका वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये सबसे आसान होता है, इसको याद रखना कि प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन वास्तविक, उल्टा और समान आकार का। यानी देखिए, यहाँ पे आप समझिए कि वक्रता केंद्र पर तो बन रहा है, ठीक है, उल्टा बना है, वास्तविक, उल्टा और समान आकार का, आकार दोनों का समान रहेगा। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग इसके बाद एक और क्वेश्चन पे। नेक्स्ट प्रश्न ये आपसे बनता है कि जब वस्तु फोकस
और ध्रुव के बीच में होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि वस्तु को अगर हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, ध्रुव के बीच में वस्तु को हमने यहाँ पे रखा, तब क्या होता है, तो प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के पीछे आभासी और सीधा बनता है। दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी और ये सीधा बनता है। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 चीज़ आपके बारे में बताया। और अगर आपसे पूछ ले कि अब वस्तु को अगर अनंत पर ना रख करके फोकस पे रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पे बनेगा। फोकस पर रखा जाएगा तो अनंत पर रखा जाएगा तो फोकस पर। ये 2 चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो पिक्चर्स दिखाने से क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरह से आपका बनता है उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। अब इसमें क्या होगा, सेम कंडीशन, अगर अनंत पर कहा जाए तो फोकस पर आपको बोल देना है कि जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अब ये नहीं देखना है कि ये उत्तल है अवतल है, दोनों में कंडीशन यही है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमने वस्तु को कहाँ रखा, अनंत पर रखा है। डॉट डॉट लाइन मतलब अनंत पर है, अनंत। तो क्लियर हो रहा है आपसे। देखिए ये अवतल दर्पण है, अनंत पर हमने वस्तु को रखा है। तो अब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, तो आप कहेंगे कि फोकस पर बन रहा है। ठीक है, फोकस पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो बस ये कुछ छोटे से पॉइंट्स होते हैं, अगर आप इनको ध्यान में रख लोगे, पिक्चर्स को थोड़ा ध्यान से समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच है, वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित है तो कहाँ पर बनेगा। तो अब इसका प्रतिबिंब देखिए, वस्तु कहाँ पर है, अनंत यहाँ पर है और ध्रुव यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में वस्तु को रखा गया। अब वस्तु जब रखा गया तो प्रतिबिंब भी इनका ध्रुव और फोकस के बीच बन रहा है, ध्रुव और फोकस के बीच बन रहा है। क्लियर है, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा। छोटा, आभासी और सीधा बनता है, यानी इसमें आभासी आपका बनता है, उत्तल दर्पण में आभासी, जबकि अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है, बस यही 4 से 5 पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कितना सटीक तरीके से आप आंसर कर पाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आपके सामने अब क्या है। अब आप क्वेश्चंस को समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत पर कोई वस्तु रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर रखेगा। तो मैंने क्या बताया था कि उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो। अब ये नहीं सोचना है कि अगर फोकस पर है तो डायरेक्ट कहिए कि अनंत पर बनेगा, अनंत पर रखा गया तो फोकस पर बनेगा। तो सिंपल सा सही आंसर क्या बन जाएगा, अनंत पर रखा गया तो फोकस पर बन जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट आता है कि यदि अवतल दर्पण के सम्मुख वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, बताइए। वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, बी बिल्कुल सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि प्रोजेक्टर में किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रोजेक्टर में किस लेंस का इस्तेमाल होता है, तो प्रोजेक्टर में उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर जो होता है उसमें किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो ये अवतल दर्पण होता है। ठीक है, ऑप्शन ए अवतल दर्पण होता है। डिश एंटीना जो होता है वो उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है कैसा होता है, आपने डेफिनेटली देखा होगा। छतों पर जो एंटीना डिश टीवी लगा रहता है ऊपर में, तो उसमें जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसका किस तरह का होता है। परावर्तक जो पृष्ठ आप देखे होंगे वो डेफिनेटली आपने नोटिस किया होगा कि वो अवतल दर्पण का होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न कि मोटर वाहनों के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी पश्च मिरर के रूप में, पश्च दर्पण के रूप में किसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तल दर्पण ऑप्शन बी। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच मध्य की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य जो दूरी होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे फोकस दूरी कहा जाता है। ये सब आपने 10th क्लास में भी अच्छे से पढ़ा होगा। 10th क्लास 11th 12th में आपने डेफिनेटली पढ़ा है। तो अगला प्रश्न है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है।
10th क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया जाता था कि ये डेफिनेटली एग्ज़ाम्स में आएगा, आप इसको प्रूव करना होता है, आएगा। तो हमेशा इसको रट करके रखा जाता था। 10th क्लास के लिए सबसे फेमस क्वेश्चन है ये। तो देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि F बराबर जो होता है वो R/2 होता है। ठीक है, F बराबर R/2। और इसी को सिद्ध करने के लिए हम हमेशा प्रयास किया करते थे। दांतों का दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? दांतों के इस्तेमाल करने, जब जैसे कि दांतों को देखने के लिए डॉक्टर्स जो लोग इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अवतल दर्पण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? सेम वही क्वेश्चन है और यही प्रूफ करना भी होता था कि बताइए कि F बराबर R/2 कैसे होता है, और यही चीज़ यहाँ पर भी पूछा गया है। तो हम कहेंगे कि F बराबर R/2, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? ये सबसे अच्छा प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो अनंत होता है। ठीक है, अनंत। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा दर्पण सूत्र है? बताइए फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा दर्पण सूत्र है? तो दर्पण में सूत्र में प्लस लगता है, जबकि लेंस वाले सूत्र में माइनस लगता है। ठीक है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यहाँ पे कह सकते हैं 1/v प्लस 1/u। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और यही आपका हो जाता है लेंस वाले में। तो लेंस में आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 1/v माइनस 1/u। तो लेंस वाले में ऑप्शन बी हो जाएगा और दर्पण सूत्र आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। एक व्यक्ति अपने सामने रखे दर्पण में अपने से बड़ा प्रतिबिंब देख रहा है, तो वह कौन सा दर्पण होगा? यानी खुद से बड़ा अगर इमेज दिखाई दे रहा है उसे, तो इसका मतलब है कि वो एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है, ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी वस्तु से छोटा और सीधा प्रतिबिंब, यानी बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बी। नेक्स्ट देखिए कि किस दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहा जाता है? अभिसारी, ये ध्यान से समझिएगा। अभिसारी दर्पण कहे तो फिर अवतल दर्पण को कहते हैं, लेकिन अभिसारी अगर लेंस का कहे तो फिर हम उसे वहाँ पे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, अभिसारी लेंस का मतलब उत्तल लेंस और अभिसारी दर्पण का मतलब अवतल दर्पण। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। दर्पण में बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? दर्पण में बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को क्या कहते हैं? इसे हम लोग रेखीय आवर्धन के नाम से जानते हैं। रेखीय आवर्धन, ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन कितना होता है? उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन कितना होता है? 1 से कम होता है। 1 से कम होता है क्योंकि वस्तु इसमें छोटी बनती है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यानी 1 से छोटा। जब दो समतल दर्पण परस्पर समानांतर होते हैं तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ध्यान दीजिए, प्रतिबिंबों की संख्या जो निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है? 360/θ माइनस 1। ठीक है, 360/θ माइनस 1, एन बराबर, एन का मतलब प्रतिबिंबों की संख्या। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कह रहा है कि परस्पर समानांतर रखे जाते हैं, तो जब दो चीज़ समानांतर होता है तो उनके बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। और अगर मैं 360/0 करता हूँ तो क्या होगा? इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव माइनस 1 का मतलब क्या हुआ? इन्फिनेटिव। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि अनंत ही बनता है। जब उनके बीच का कोई कोण डिफाइन हो पाए तब हम वहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लियर कह रहा है कि दो समतल दर्पण परस्पर समानांतर रखे जाते हैं, और समानांतर जब रखा गया तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। अब अगर किसी दर्पण को मैंने ऐसे रखा और एक दर्पण ऐसे रखा, तो क्या हुआ कि अगर कोई वस्तु यहाँ पर मैंने रखा है तो इसका प्रतिबिंब इधर भी बन रहा है। अब क्या हुआ कि इसका प्रतिबिंब ये जो बना इधर बनेगा। इस तरह से ये प्रतिबिंब बनता रहेगा, मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। ठीक है, जबकि उत्तल दर्पण में ये धनात्मक होता है। नेक्स्ट आता है कि कौन सा चश्मा या फिर लेंस का उपयोग हम लोग निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए करते हैं? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हमने क्या याद किया?
2 पर 3 और 3 पर 4, ये आपको आसानी से याद रहेगा अगर याद रखेंगे तो। 2 का मतलब हो गया दूर, 2 लेटर है ना इसमें, 2 अक्षर, 2 दूर। दूर दृष्टि के लिए हम लोग 3 लेटर वाले यानी निकट, निकट, ये आसान सा एक छोटा सा ट्रिक है, याद रख पाएंगे। तो 2 पर 3 और 3 पर 4, 3 का मतलब निकट और निकट का 4 लेटर यानी अवतल। तो यहाँ पे निकट है तो 4 वाला लेटर और कह सकते हैं 4 अक्षर वाला अवतल, ऑप्शन ए। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ये सभी को पता है। मानव नेत्र पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो देखिए रेटिना पर बनता है। और रेटिना एक इंग्लिश वर्ड है, कभी कभी एग्जाम्स में आपको रेटिना तो इंग्लिश में लिखा ही रहेगा, लेकिन वहाँ पर एक हिंदी इसका वर्ड होता है दृष्टपटल, तो दृष्टपटल याद रखेंगे, ठीक है। और एक प्रश्न हमेशा आता है कि स्पष्ट दृष्टता के लिए न्यूनतम आयु कितनी, न्यूनतम दूरी, आयु नहीं, न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी अनंत होता है। नेक्स्ट, सरल सूक्ष्मदर्शी को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। ऑप्टिकल फाइबर में किस सिद्धांत का उपयोग होता है, ऑप्टिकल फाइबर में किस सिद्धांत का उपयोग करते हैं, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऑप्टिकल फाइबर में। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है, डायऑप्टर, ऑप्शन सी। ये अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तब क्या होगा, एक्चुअली ये दर्पण और लेंस से थोड़ा सा हट जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रकाश के अंतर्गत, ये चैप्टर के अंतर्गत आ जाता है। तो प्रकाश जब सघन माध्यम से, जैसे सघन और विरल तो आपको क्लियर होगा ना। सघन जैसे कि 2 अगर वस्तु की हम बात करें, जैसे कि आप यहाँ पे समझो कि एक हो जाता है सघन का मतलब हम ले लेते हैं कांच, ठीक है, कांच, कांच, और विरल माध्यम मान लेते हैं हम लोग हवा, ठीक है, विरल। अब क्या होगा कि जब प्रकाश कांच से, कांच माध्यम से होकर के अगर हवा में प्रवेश करेगा तो कांच थोड़ा सा सघन है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रकाश को चलने में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन जैसे ही प्रकाश निकल करके अगर हवा में प्रवेश करता है तब यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूल होंगे वो बहुत दूर दूर पे होंगे, तो यहाँ पे चलने में इसको आसानी होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, प्रकाश की जो गति होगी वो पहले की तुलना में बढ़ जाएगी, तो यानी उसका वेग बढ़ जाता है। जब सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो वेग उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कि अवतल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यानी वस्तु की स्थिति अगर वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो क्या बताया गया था, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र से परे हो, यानी वक्रता केंद्र से दूर हो, वक्रता केंद्र यहाँ पर है लेकिन ये वक्रता केंद्र पर ना होकर के यहाँ पर है, अनंत पर भी नहीं है, वक्रता केंद्र से थोड़ा सा दूर है, क्योंकि अनंत तो यहाँ पर है हमारा। तो क्या बनेगा, हमने क्या देखा था, तब बनता है कि वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में यहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में यहाँ पर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हम फिलहाल ऑप्शन डी को टिक करेंगे। यहाँ पे देखिए परे कह रहा था मतलब दूर। नेक्स्ट है कि लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, जब लेंस है तो वहाँ पे आपका पॉजिटिव में हो जाएगा आवर्धन क्षमता v/u, ठीक है, v/u प्रतिबिंब बटे आपका वस्तु, वस्तु की ऊंचाई, तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। लेकिन अगर वही दर्पण के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि दर्पण का आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, तो वहाँ पे फिर हम निगेटिव में रखेंगे, जो कि हमारा -v/u हो जाएगा, दर्पण में माइनस और जबकि लेंस में पॉजिटिव रहेगा। यदि 2 समतल दर्पणों को परस्पर लंबवत रखा जाए तो उनके बीच रखे गए हैं तो किसी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो क्या बताया गया कि प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए 360 बटे थीटा -1 करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं थीटा की जगह पर क्या रखूँगा, कोड लंबवत रखा गया, तो लंबवत का मतलब 90 डिग्री, तो 360 बटे अगर मैं 90 करता हूँ तो क्या निकलेगा, हमें निकलेगा जो कि 4, और 4 में से 1 गया तो 3। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आपका ऑड नंबर ही होगा, यानी एक विषम संख्या ही बनेगा। तो सही आंसर फिलहाल ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि जैसे ही एक वस्तु समतल दर्पण की ओर बढ़ती है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा,
एक वस्तु समतल दर्पण की ओर बढ़ती है तो उस प्रतिबिंब का आकार अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तित नहीं होता है, यानी अपरिवर्तित होगा, उतना ही आकार दर्पण प्रतिबिंब में भी शो करेगा। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, वैसे आपको पता हुआ कि समतल दर्पण के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको समझ में पहले आपने याद रखा होगा। जैसे कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के समान वस्तु की दूरी के समान होती है। निर्मित प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है, अर्थात समतल दर्पण से देखने पर बायां हाथ दाहिना हाथ प्रतीत होता है। यदि वस्तु एक निश्चित दर से दर्पण की ओर गति करती है तो प्रतिबिंब उसी दर से दर्पण की ओर दूर गति करती है। ठीक है, ये चीज़ पता होगा। और एक दो तीन पॉइंट्स और है, जैसे कि अगर हम किसी वस्तु को थीटा कोण से घुमाते हैं तो वो 2 थीटा कोण से घूम जाता है। और साथ ही साथ एक चीज़ और होता है कि अगर किसी मतलब कि कोई व्यक्ति है, अगर वो अपना दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो उसका दर्पण कितना लंबाई होना चाहिए, उसकी खुद की लंबाई का आधा होना चाहिए। तो ये चीज़ बताया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, अगला है कि समतल दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण अगर 30 डिग्री है तो इस प्रकाश किरण का विचलन कोण क्या होगा। विचलन कोण क्या होता है, तो मान लीजिए कि एक हमारा ये है परावर्तक सतह है, ठीक है, और आपतन कोण क्लियर किया जाए कि आपतन कोण कितना है, यह हमारा क्या होगा, अभिलंब होगा। ठीक है, अभिलंब। और आपतन कोण जब ये है तो क्या होगा कि परावर्तन कोण हमारा ये बनेगा। तो मतलब कि अगर परावर्तित किरण नहीं होता तो ये इस तरह से जाता, ये आपतित हुआ है तो इसी तरह से निकल जाता। तो विचलन टोटल कितना हुआ है, तो आप कहेंगे कि विचलन जो हमारा हुआ है वो टोटल हमारा विचलन ये हो गया, क्योंकि ये आपतन है और ये परावर्तन है, तो विचलन टोटल ये हो गया। अब आपको पता है कि ये जो टोटल कोण होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। यानी आपतन कोण आई बराबर कोण आर तो होता ही है। अगर हमारा आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी तो 30 डिग्री होगा। ये तो चीज़ क्लियर है ना, आपतन कोण 30 डिग्री तो परावर्तन कोण 30 डिग्री, क्योंकि परावर्तन के नियम के अकॉर्डिंग कोण आई बराबर कोण आर। तो 30 डिग्री और 30 डिग्री टोटल 60 डिग्री और टोटल होता है 180 डिग्री। यानी हम यहाँ पे जो विचलन निकालते हैं उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 180 माइनस कोण आई प्लस कोण आर। ठीक है, तो 180 माइनस 30 प्लस 30 60 करेंगे तो 120 डिग्री विचलन हो जाता है। तो ये हमारा सही होगा ऑप्शन सी, विचलन कोण 120 डिग्री का। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला लगा रखा है जो कि ये आपका होता है विचलन कोण। ठीक है, 180 माइनस कोण आई प्लस कोण आर। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव आभासी एवं सीधा होता है, आभासी एवं सीधा होता है। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित कौन सी छवि बनेगी, कौन सी छवि बनेगी। तो देखिए, आभासी और सीधा भी देखा हमने, तो पार्श्व की ओर उल्टा। पार्श्व का मतलब जैसे कि ऊपर बताया गया था ना कि अगर लेफ्ट हैंड देखेंगे तो हमको दर्पण में राइट हैंड की तरह वो दिखता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्व। और यहाँ पे आभासी और सीधा। और अगला जो प्रश्न कह रहा है कि क्लाइडोस्कोप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। क्लाइडोस्कोप बच्चों का खेलने वाला एक छोटा सा खिलौना टाइप का होता है, और इसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, तो एक्चुअली इसमें जो दर्पण होता है वो है हमारा समतल दर्पण, ऑप्शन बी होगा, समतल दर्पण। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लियर मेंशन किया गया है कि क्लाइडोस्कोप प्रकाशीय उपकरण या फिर खिलौना जिसमें एक ट्यूब होती है, जिसमें दर्पण और रंगीन कागज के टुकड़े और चमक होते हैं, उसे क्लाइडोस्कोप कहा जाता है। इसमें समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। ऊपर मैंने आपको बताया था ना कि फोकस दूरी कितनी होती है, तो सेम अगर फोकस दूरी जब अनंत है तो वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा, अनंत ही होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दर्पण और लेंस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस थे वो मैंने कवर करा दिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।